मोहतरम बैरिस्टर अली जफर साहब। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कमेटी एयाज सादिक साहब के तहत बनाई गई थी, बड़ी खुश उसलूबी से उन्होंने कमेटी की सारी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया। डिबेट हुई काफ़ी। 3 किस्म की अमेंडमेंट्स थीं। कुछ अमेंडमेंट्स थीं जो प्रपोज़ की गई थीं जो एक ख़ास मखसूस जमात पीटीआई के लिए वो अमेंडमेंट्स थीं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कमेटी का कि कमेटी ने वो अमेंडमेंट्स डिलीट करने की खुद ही फैसला कर लिया, मुझे ऑब्जेक्शन भी ना करनी पड़ी। जहाँ तक दूसरी अमेंडमेंट्स थीं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने इम्प्रूव किया, बेहतर बनाया इलेक्शन एक्ट को 2017। और एक तीसरी अमेंडमेंट्स की कैटेगरी थी जनाब स्पीकर, जो शायद और भी बेहतर बना सकते थे। मसलन एक अमेंडमेंट थी कि सीसीटीवी लगाएंगे हम पोलिंग स्टेशंस में, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है और इलेक्शन आने वाला है तो इसलिए वो ड्रॉप कर दी गई। लेकिन वो बहरहाल ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो आगे फ्यूचर में जाके ज़रूरी होंगी। लेकिन सर, कल एक ऐसी अमेंडमेंट आ गई जो शायद इतराफ़ किया है लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वो डिस्कस नहीं हुई थी। वो ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आइन का और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो तब्दील कर देता है। और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूँगा पूरे पार्लियामेंट की। हमारा प्रीएम्बल आइन का है सर। प्रीएम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और उसके आगे कहता है प्रीएम्बल, एंड वेयर एज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर एंड दिस सॉवरेनिटी इज टू बी एक्सरसाइज्ड by the people of Pakistan within the limits prescribed by him in a sacred trust. So in other words, जो लोग हैं, अवाम है, वो उन्होंने पार्लियामेंट में एक सेक्रेड ट्रस्ट दिया है कि आप हमें गवर्न करेंगे आइन के मुताबिक। सर, जो आर्टिकल 2A है हमारे आइन का, वो भी कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हिस्सा है हमारे आइन का। स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है सर, आर्टिकल 7 डिफाइन करता है, और वो ये कहता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। सर, जो पार्लियामेंट है आइन के तहत उसको सॉवरेन बनाया गया है, वो कानून साजी कर सकता है और ओवरसाइट करता है काबीना पे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ताबे है। वो एक एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट जब तक जिंदा है तब तक हुकूमत जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल है। अब सर, आर्टिकल 52 के तहत इस पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है, नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबलीज की। 5 साल बाद ये ख़त्म हो जाता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो आइन कहता है हमें कि हम केयर टेकर मोड में चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं 60 दिन बाद या 90 दिन बाद आइन के मुताबिक। तो ये जो केयर टेकर मोड है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ही एक मुल्क है पूरी जमहूरियत में, जमहूरी मुल्क ममालिक में, जहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है ऑफ अ केयर टेकर सेटअप। यानी कि जब आपका प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो एक केयर टेकर सेटअप आ जाता है। और ये केयर टेकर सेटअप ऐसा है सर जो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर उसने बनना है। जो आइन में लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं आर्टिकल 48 और आर्टिकल 234 में, वो
प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट अलग है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर कैबिनेट अलग से इस्तेमाल किया गया है आइन में। और उसकी खास वजह है सर, केयर टेकर का जो मतलब है वो मतलब ये नहीं कि वो उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, वो टेन्योर के साथ रिलेटेड नहीं है। केयर टेकर तो पता है हर एक को कि उस जिस वक्त नई हुकूमत आएगी, पार्लियामेंट जब आ जाएगा वापस, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन केयर टेकर से मुराद है कि उसकी पावर्स क्या होंगी, यानी कि उसकी ताकत क्या होगी, क्या चीज़ वो कर सकता है इस 90 दिन के अंदर अंदर। क्या वो ऐसे अहकामात जारी कर सकता है केयर टेकर जो एक इलेक्टेड हुकूमत कर सकती है? क्या वो एक ऐसे इकदाम कर सकता है जो कि पार्लियामेंट जब है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सुपरविजन ही किसी पार्लियामेंट की नहीं, क्या वो बिल्कुल आज़ाद है और जो मर्जी करे? या केयर टेकर का मतलब ये है कि उसने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं? सर, केयर टेकर का मकसद क्या है? वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता। और मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आई है सिर्फ एक मकसद के लिए, ओनली वन जॉब सर। एंड व्हाट इज दैट जॉब मिस्टर स्पीकर? द जॉब इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दैट इज द ओनली जॉब ऑफ द केयर टेकर। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलाने हैं उन्होंने। वो ये नहीं कर सकते कि वो ऐसे कोई काम करें जो इलेक्टेड हुकूमत आने वाली उसको रिवर्स ही ना कर सके। दे कैन नॉट मेक इरिवर्सिबल डिसीजंस। अगर हम कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं या कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो कि केयर टेकर को केयर टेकर से तब्दील करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के मोड में ले आएगी, उसको वो सारी ताकतें दे देगी जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्ट हुई है, पार्लियामेंट के थ्रू जो इलेक्ट हुई है, अगर वो वाली ताकत दे देगी तो हम आइन की टोटल उसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम आइन की कत्ल कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं जनाब चेयरमैन, ये 2017 में हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कुछ बैठे हैं इधर, कुछ हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े लॉ एक्सपर्ट्स बैठे, पार्लियामेंटेरियंस बैठे और उन्होंने 2017 का इलेक्शन एक्ट बनाया। और जब इलेक्शन एक्ट बनाया तो उन्होंने कहा ये केयर टेकर सेटअप का क्या मतलब है, ये केयर टेकर सेटअप को कौन सी ताकत हमने देनी है और कौन सी नहीं देनी। तो इलेक्शन एक्ट में 2017 के इलेक्शन एक्ट में चैप्टर 14 बनाया गया जनाब स्पीकर, और चैप्टर 14 में एक सेक्शन लिखा गया, सेक्शन 230, और इस सेक्शन 230 में फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट डिस्क्राइब की गई। और क्या कहा गया, ये हमारे आई कॉल देम फोर फादर्स, मैं तो पार्लियामेंट में अभी आया हूं, लेकिन आप जैसे जो बार बार इस पार्लियामेंट में हैं, मैं आपको सबको फोर फादर्स कहता हूं ऑफ द पार्लियामेंट। आप लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि अ केयर टेकर गवर्नमेंट शैल परफॉर्म इट्स फंक्शंस टू अटेंड डे टू डे मैटर्स which are necessary to run the affairs of the government, to assist the commission to hold elections in accordance with law, restrict itself, ना सिर्फ पॉजिटिव ड्यूटी बताई बल्कि एक नेगेटिव ड्यूटी भी बताई, restrict itself to activities that are of routine, non-controversial and urgent, in the public interest and reversible by the future government elected after the elections. Sir, जनाब स्पीकर अंडरलाइन करें इन लफ्जों को, reversible by the future government elected after the elections. Activities have to be routine, they have to be non-controversial. D है be impartial to every person and political party. आगे कहा सर, the caretaker government shall not take major policy decisions
shall not take any decision or make a policy that may have the effect or preempt the exercise of authority by the future elected government. कमर साहब अगर बैठ जाएं तो आपको शायद मैं देख सकूं. Enter into major contract or undertaking if it is detrimental to public interest. They shall not enter into any major international negotiation with any foreign country or international agency, or sign or ratify any international binding instrument except in an exceptional case. They shall not make promotions or major appointments of public officials. They shall not transfer public officials. Sir, this is part of your law made very clearly defining what a caretaker setup is. जिस तरह मैंने कहा status quo, only one objective, free and fair elections. वो elected government को नहीं कर सकते change. और उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट ही नहीं है, नेशनल असेंबली नहीं है, ओवरसाइट नहीं है. जब ओवरसाइट नहीं होगी तो केयरटेकर को आप यही पावर से ज़्यादा नहीं दे सकते. अब सर इसके ऊपर ना सिर्फ पार्लियामेंट आप जैसे लोगों ने गौर किया हुआ है, इस पे हमारे कोर्ट्स ने भी जजमेंट्स दी हैं. और ख्वाजा आसिफ साहब इनफैक्ट उनको शायद हम अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे उनकी बड़ी इज्जत है. वो उन्होंने बड़े बड़े केसेस किए हुए हैं. उन्होंने भी खुद केस किया था एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में. उस केस का नाम भी ख्वाजा आसिफ केस है. और वो उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाके कहा था कि जनाब केयर टेकर जो है उसने तो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स कहलाने हैं, वो तो प्रमोशंस भी नहीं कर सकता, वो तो तब्दीलियां भी नहीं कर सकता. और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी बात मानते हुए कहा था कि हाँ, केयर टेकर सेटअप लिमिटेड सेटअप है. केयर टेकर सेटअप वो सेटअप नहीं है जिसमें आप सिंपल लोगों की तब्दीलियां भी कर सकें. उसने सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं. सर ख्वाजा तारिक रहीम केस हैं, PLD 92 सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने बड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए. कोर्ट ने कहा कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट इज टू फिल अ टेम्पररी वॉइड. टेम्पररी वॉइड का हम सबको मतलब पता है, एक जो सिर्फ 60 डेज या 90 डेज का वॉइड है वो करना है. इट इज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन मैटर्स ऑफ सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंस. इसको भी अंडरलाइन कर लें सर, नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन मैटर्स ऑफ सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंस और सब्जेक्ट्स हैविंग फार रीचिंग इफेक्ट्स. फार रीचिंग इफेक्ट्स नहीं हो सकते सर. दूसरा केस सर मैं कोट करना चाहूंगा, लाहौर का केस है. उसमें भी यही कहा, उन्होंने कहा कि केयरटेकर गवर्नमेंट कैन नॉट टेक ओवर द रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये तो आपको पता है सर, आप लोग इलेक्ट होके आते हैं, आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. केयरटेकर्स आर ओनली अपॉइंटेड, सिलेक्टेड रादर, सो दे कैन नॉट रन और एंटर इनटू लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस. अब सर आपका अगर मैं कोट करूं फ्रॉम दिस फेमस केस, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए. उन्होंने ये कहा कि द केयर टेकर गवर्नमेंट नीड्स, ये सर मैं कोट कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के केस है ख्वाजा आसिफ साहब का, दैट द फेडरेशन इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड द caretaker government need only to confine their work to day-to-day routine matters and effectively maintain the status quo for incoming elected government. The caretaker government cannot take controversial steps. It cannot commit any process that is not reversible. Further, the caretaker government should restrict itself to activity that is routine, that is urgent and in public interest only, and that can be reversed by the elected government whenever it comes. So sir, आज जब हमारी मीटिंग हुई, सारे हमारे बैठे थे लोग, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर आप क्या करने जा रहे हैं, आप ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि जब एक बार ये पार्लियामेंट विच इज
which consists of the best brains of the country. The best brains of the country are present here. I am sure वो parliamentarians पूछेंगे कि हुकूमत आपको ये क्या जरूरत है कि केयरटेकर गवर्नमेंट को आप एक परमानेंट नेचर का रोल दे दें. कल को ये वाली हुकूमत कुड बी इन ऑपोजिशन. हम केयरटेकर गवर्नमेंट को सर परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते. जितना अच्छा काम किया, मैंने आज इल्तिजा की कमेटी को, मैंने कहा आपने इतना अच्छा काम किया, हम बाहर निकलते, हमारा ये हम सब कहते ये कंसेंसस के साथ इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है. आप एक हाईली कंट्रोवर्शियल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, उससे पूरा अच्छा काम जो किया हुआ है सारा खराब हो जाएगा. काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट. तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर टू द एंटायर पार्लियामेंट सिटिंग हियर जॉइंटली कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर. उसको रिजेक्ट करें. उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा. इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Thank you, sir.